आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट टैक्सेस टीवाई बीकॉम में पूछा गया था दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर 2B फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर 20 मार्क्स। दिस इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर SY BAF स्टूडेंट, SY BAF सेमेस्टर 3 एंड TY BMS सेमेस्टर 5 ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये दिसंबर 2022 के पेपर में आया था, क्वेश्चन नंबर 2B कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इससे पहले हम लोग ने देखा था 11 वीडियो जिसके अंदर हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2A भी देखा था और उसके प्रीवियसली हम लोग ने देखा था डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से ATC, CCC, DD, U, TTA, TTB। ये सब का भी वीडियो हम लोग ने डाला है, छोटा छोटा वीडियो है, वो एक बार आप देख लेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा डिडक्शन कब लेना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ट्राई करूँगा कि उसका भी रिवीजन हो जाए साथ में। लेकिन आपको आप एक बार देखेंगे तो आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है मिस्टर कुशल इज़ ए पार्शली ब्लाइंड 55% डिसेबिलिटी। अब देखो ये आ गया 55% डिसेबिलिटी। जैसे ही डिसेबल हैंडीकैप वर्ड आता है तो दो सेक्शन सामने आ जाते हैं। एक सेक्शन का नाम है ATU और एक सेक्शन का नाम है ATDD। ATDD में याद रखना जो बंदा रहता है उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट रहता है वो हैंडीकैप है, और अगर जो बंदा है वही हैंडीकैप है तो ATU लगता है। तो जब डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट में DD याद रखना है, डिपेंडेंट। तो अगर डिपेंडेंट हैंडीकैप है तो ATDD लगेगा, और अगर वही बंदा हैंडीकैप है तो ATU लगेगा। तो यहाँ पे ATU लगने वाला है, वो जब आएगा तब हम लोग उसका देखेंगे कि कितना डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ATU आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। गिव्स द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर। ये देखो कुछ टेबल दिया है और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी है। अब इस बेसिस पे ये सब इन्फॉर्मेशन दिया है, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया, इस बेसिस पे फाइंड आउट करो। पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कितनी इनकम है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितना हेड्स ऑफ इनकम होता है? 5। तो पहले डिसाइड करो। तो आपके TY लेवल पे, SY BAF लेवल पे याद रखना मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 99% दो ही हेड एक साथ आएंगे। और ये जो अदर, इसमें कितने 4 हेड है, जैसे सैलरी होता है, बिजनेस प्रोफेशन होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन होता है और अदर सोर्स होता है। तो ये जो अदर सोर्स है ना, ये सबके साथ ऑलमोस्ट आएगा 100%। ठीक है, तो अब अपने को फाइंड आउट करना है कि सैलरी दिया है, बिजनेस प्रोफेशन दिया है, हाउस प्रॉपर्टी दिया है, कैपिटल गेन। तो आप जैसे टेबल में देखोगे ना तो देखो हाउस दिया है, तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी है। तो ये पूरा टेबल हाउस प्रॉपर्टी का ही होगा। तो देख लेने का, देखो रेंट पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड, मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी का। तो एक फिक्स हो गया हाउस प्रॉपर्टी, और एक अदर सोर्स तो आता ही आता है। तो यहाँ पे देखो अदर इन्फॉर्मेशन, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अदर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो समझ जाना अदर सोर्स का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी आ गया, डिविडेंड आ गया, ये अदर सोर्स है। तो कंप्यूट इज टोटल इनकम। तो हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कितने हेड हो गए? तो 2 हेड हो जाएंगे, एक हाउस प्रॉपर्टी हो गया और दूसरा अदर सोर्स हो गया। अदर सोर्स के साथ पता है ना आपको डिडक्शन आता है अंडर चैप्टर 6 से। फिर से बता रहा हूँ, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से में 6 से 7 डिडक्शन है। मैंने एक 10-10 मिनट का वीडियो सबके ऊपर डाला, आप एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सा डिडक्शन कब यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक डिसेबिलिटी आया तो ATU लगेगा, और अदर इन्फॉर्मेशन में देख लो कुछ आता है तो देखो एक सेविंग बैंक आया है, सेविंग बैंक आया है ना तो ATTTA लगता है, याद रखना ATTTA। तो 2 सेक्शन होने वाले हैं, एक ATU और दूसरा ATTTA। ठीक है, तो अब ये चारों के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग इसका 20 मार्क कैसे कैप्चर करते वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो सबसे पहले जाना है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो पहला आपको यही लिखना है, मिस्टर कुशल इज़ अ पार्शली ब्लाइंड, जो भी हैंडीकैप है वो लिख लेना है आपको। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो बेसिक डिटेल आप लिखते थे, क्या लिखते थे, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। फिर लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन में ही देगा, देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग कहीं और लगाना है। ये सब चीज़ के लिए क्वेश्चन में से देख के ही लिखना है। ठीक है, ये असेसमेंट ईयर 23-24 है। ठीक है, ये बराबर है।
अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना है। 3 ही कॉलम बनाना है, मैंने पहले भी बताया था आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम बनाना है, 3 कॉलम से ज़्यादा नहीं बनाना है। पर्टिकुलर रुपीज़ आई बात समझ में। अब हम लोग ने डिसाइड किया है कि 2 है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक अदर सोर्स है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहला हेड। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे लिखा है 1 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट है। अब बोलेंगे सर फॉर्मेट कैसे याद रखना है, तो मैंने हर एक का इंडिविजुअली हर एक का वीडियो बना के रखा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो सिर्फ एक बार आप देख लोगे तो पूरा हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट आपके दिमाग में आ जाएगा। रट्टा भी मारने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली एक्सप्लेन किया है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मेट को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखना है, आपको लिखना है नेचर। नेचर मतलब पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, तो पहला हाउस 1 हाउस 2 यहाँ पे लिख लेंगे। अगर एक बंदे के पास 2 से ज़्यादा है तो एक और कॉलम बना लेने का, 3 घर। लेकिन आपका 99% 2 ही रुपीज़ के कॉलम बनेंगे, याद रखना। ठीक है, अब नेचर लिख लिया, अब फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। अब फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है, तो फॉर्मेट है ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ऐसे होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फेयर रेंट, फिर लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। मैं एक छोटा सा फॉर्मेट लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, तो फिर हम लोग इन दोनों में से लिखते हैं हायर। तो ये आपका यहाँ पे मैं लिखते रहता हूँ, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, हायर। फिर हम लोग को 4th पॉइंट लिखना पड़ता है स्टैंडर्ड रेंट। तो देखो ये 4th पॉइंट लिखा है स्टैंडर्ड रेंट। फिर 5th पॉइंट हम लोग को लिखना रहता है लोअर ऑफ 3 and 4, जिसको हम लोग रीजनेबल लेटेबल वैल्यू बोलते हैं। ये जो इतना पार्ट है ना 5th पॉइंट तक, ये रेंट होता है गवर्नमेंट के हिसाब से, याद रखना। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, हायर, हायर स्टैंडर्ड, लोअर, ये जो 5 पॉइंट लिखा ये गवर्नमेंट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी का रेंट क्या होगा वो रहता है, याद रखना। फिर इसके बाद जो 6th पॉइंट से स्टार्ट होता है ना, ये आपके हिसाब से आपको एक्चुअल कितना रेंट मिला है वो लिखते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो फॉर्मेट है ना इस तरीके से डिवाइड है। पहले जो 5 पॉइंट है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का रेंट कितना होगा, इसलिए बताया है रीजनेबल लेटेबल वैल्यू कितना होगा। और फिर आपको जितना रेंट मिला है वो एक्चुअल रेंट आपको यहाँ पे शो करना है। तो एक्चुअल रेंट को हम लोग लिखेंगे रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड, उसमें से अगर सामने वाले ने कुछ देने से मना कर दिया तो माइनस कर देंगे तो एक्चुअल रेंट आ जाएगा। फिर ये वाला रेंट देखो येलो से हाईलाइट किया, और आपके जो मिला रेंट वो दोनों को कंपेयर किया जाता है, और इन दोनों में से जो बड़ा फिगर रहता है वो हम लोग लेते हैं 99%। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ से आपका एक्चुअल फॉर्मेट स्टार्ट होता है। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे भी रिपीट कर दिया कि हाउस प्रॉपर्टी को कैसे याद रखना है। तो एज़ पर गवर्नमेंट ये 5 पॉइंट होते हैं और एज़ पर यू ये 1 पॉइंट होता है। फिर दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, 99% हायर लेते हैं जिसको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। मैं 99% क्यों बोल रहा हूँ, 1% में चेंजेस हो जाता है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाके आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया तो याद रखना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 3 डिडक्शंस है। ठीक है, 3 चीज़ माइनस होती है, 3 चीज़ माइनस करनी है। जैसे सैलरी किया था लास्ट टाइम, तो सैलरी के अंदर भी 3 था, स्टैंडर्ड प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेम वे में आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी 3 है। कौन से 3 है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय गवर्नमेंट, पेड बाय ओनर। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय कुशल लिखेंगे, कुशल ओनर है उसका। तो आपको क्या मिलेगा पता है, नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। इसको कैसे याद रखना है, अभी ये वाला तो समझा ना, रेंट एज पर गवर्नमेंट, RLV आ जाएगा, फेयर, म्युनिसिपल, हायर, हायर स्टैंडर्ड, लोअर। फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट जो आपको मिला वो दोनों में कंपैरिजन होता है, हायर लेते तो क्या आ जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। क्या बोलते हैं इसको, GAV। तो आप ऐसे याद रखना है, गाँव चले गए उसके अंदर आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा तो आप फिर नेट एनुअल वैल्यू आएगा, तो इसको बोलेंगे नाव। तो गांव में जाके नाव में बैठ गए, और नाव में बैठने के बाद आपको 2 चीज़ माइनस करनी है, और वो 2 चीज़ है ये लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। याद है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपको आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हो गया ना। सबसे पहला क्या किया मैंने, फॉर्मेट देखो फिर से एक्सप्लेन कर दिया। रेंट एज पर गवर्नमेंट लिया, जिसका हम कैलकुलेशन कैसे होता है, फेयर रेंट, म्युनिसिपल, हायर, हायर स्टैंडर्ड, लोअर।
ठीक है। उसके बाद जो रेंट आया लोअर आरएलवी आया, फिर हम लोग ने एक्चुअल में जो रेंट मिला है वो लिखा, एक्चुअल रेंट को आरएलवी से कंपेयर किया, जो हायर रहता है 99% वो लिया, जिसको हम लोग गांव बोलते हैं। तो हम लोग गांव चले गए, गांव में जाके म्यूनसिपल टैक्स माइनस किया तो हम लोग को नाव मिली, नाव में बैठ गए और नाव में बैठने के बाद दो चीज़ माइनस की, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट, आपको आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? इतना आता है। लेकिन इसके बाद भी एक छोटा सा फॉर्मेट होता है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे देखो एक दिया था ना अनरियलाइज रेंट, सामने वाले ने रेंट नहीं दिया, तो हो सकता है प्रीवियसली कोई रेंट था जो नहीं मिला, तो वो अगर रेंट अभी मिला तो उसको ऐड कर देने का। ठीक है, तो अनरियलाइज रेंट नाउ रियलाइज्ड, ये आपको लिखना है, ये लेस नहीं है, ये ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे इसको। तो जो प्रीवियसली बोला था भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अभी नहीं दे सकते, तो उसको आपको कभी भी मिला तो उसको रियलाइज़ मतलब रिसीव्ड हुआ तो लिख देना है। और एक अरियर्स ऑफ रेंट होता है, इसको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अरियर्स ऑफ रेंट होता है कि भाई रेंट में रिवीजन होता है, 10,000 था 15,000 रुपया हुआ, तो प्रीवियसली 10 साल पहले से 15,000 करके दिया तो एक अमाउंट निकल के बाहर आता है, तो वो अरियर्स बोलते हैं। इसके लिए आपको मेरा सेपरेट वीडियो देखना होगा, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें से आप 30% माइनस करो, 30% आपको माइनस करना है अनरियलाइज्ड और अरियर्स ऑफ रेंट में से। ये फॉर्मेट बहुत रेयरली आता है, बस ये तीनों को, ये दोनों को ऐड करना है, उसमें से 30% माइनस करना है, फिर पूरे को यहाँ पे ये वाले पार्ट में देखो येलो से हाईलाइट किया, इसमें ऐड करेंगे तो जब जाके आपको क्या मिलेगा, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। यही फॉर्मेट है, इससे बड़ा फॉर्मेट नहीं है। अब जैसे ही आपने ये पूरा फॉर्मेट लिख लिया, अब बोलेंगे सर ये एग्ज़ाम में पूरा लिखने का, अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन आया तो ये पूरा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि पता नहीं है आपको कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपने डाला है। ठीक है, तो पता नहीं, कभी फेयर रेंट नहीं दिया, म्यूनसिपल वैल्यूएशन दिया, कभी कभी स्टैंडर्ड रेंट नहीं देता है, फेयर रेंट नहीं देता है, तो कैसे करने का। तो एक बार फॉर्मेट लिख दिया, उसके बाद सिर्फ प्लेस करना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट आपने बना लिया, यहाँ तक आपका फॉर्मेट बन गया है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रेडी हो गया। अब क्या करना है आपको, अब हाउस 1 और हाउस 2, तो आपको पता है नेचर ऑफ हाउस 1 क्या है, एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप रहते हो, लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया। तो याद रखना जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है ना, उसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, बस इंटरेस्ट अगर दिया है तो वो लिखने का। तो इंटरेस्ट देखो यहाँ पे दिया है 3 लाख, तो बाकी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट लिखने का। तो ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है ना, देखो ये वाला लिखना है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और लेट आउट में सब आएगा। तो लेट आउट में देखो दिया है फेयर रेंट, म्यूनसिपल, स्टैंडर्ड, ये तीनों लिख दूंगा। तो फेयर रेंट यहाँ पे लिख दिया, म्यूनसिपल वैल्यूएशन लिख दिया, ठीक है। देखो 10 लाख 12 लाख हो गया। अब इन दोनों में से क्या लेने का, हायर लेने का। तो हायर ले लिया, 12 लाख आएगा, दोनों में से बड़ा क्या है, 12 लाख है। फिर स्टैंडर्ड रेंट दिया है, देखो कितना दिया है, 12 लाख दिया है, तो स्टैंडर्ड रेंट लिख देंगे। बारह लाख देखो स्टैंडर्ड रेंट लिख दिया। अब इन दोनों में से लेने का, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, तो लोअर वही आ रहा है, 12 लाख ही आएगा। तो आरएलवी आपका कितना हो गया, 12 लाख। तो मतलब हाउस 2 का जो एक्चुअल रेंट एज पर द गवर्नमेंट होना चाहिए वो 12 लाख होना चाहिए। अब आप लोग चेक करो कि आपके हिसाब से उसका कितना रेंट है। तो आपको यहाँ पे रेंट देखो मिला है, ठीक है, 1.5 लाख। ओके, अब देखो इससे कन्फ्यूजन होगा कि सर कहाँ से सर्च करने का। तो आप क्या करना है, ये तीनों अमाउंट लिखा कि नहीं लिखा। अब नेक्स्ट क्या है, 3.5 लाख है, क्या है ये, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में जाओ। तो इंटरेस्ट, अब इसको कुछ मत करो, बोले सर ये छोड़ देने का, छोड़ दो। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 करेंगे। तो ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, अब ये वाला यूज़ कर दे। 3.5 लाख क्या है, इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट पता है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, देखो इंटरेस्ट नीचे माइनस किया था, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया मिला। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है 3.5 लाख और 3 लाख। देखो यहाँ पे 2 लाख लिखा है, क्यों ऐसा 2 लाख लिखा है, यहाँ पे तो 3 लाख दिया है, यहाँ पे 3.5 लाख दिया है। तो 3.5 लाख वो बराबर है ये 2 लाख लिखने का, क्योंकि एसओपी के अंदर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है वो मैक्सिमम 2 लाख ही मिलता है। बोलते सर ये कहाँ लिखा है,
तो ये हम लोग ने जो प्रीवियसली वीडियो किया है ना, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी एसओपी का, उसमें इंटरेस्ट डिडक्शन का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मैक्सिमम जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप रहते हो, उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट जो ले सकते हो आप, वो 2 लाख का डिडक्शन, और लेट आउट में कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी डिडक्शन होगा इंटरेस्ट का आप पूरा ले सकते हो। इसलिए 3.5 लाख देखो यहाँ से लिया और 3 लाख यहाँ से लिया। समझ में आई बात? तो ये हो गया। तो ये 4 पॉइंट हो गया। अब 5वां पॉइंट क्या दिया? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय कुशल। तो याद रखना म्युनिसिपल टैक्स करके भी आया था, ये देखो यहाँ पे दिया है। अब याद रखना सिर्फ और सिर्फ जो ओनर पे करता है, कौन ओनर पे करता है, वही म्युनिसिपल टैक्स लेने का, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, तो ओनर कौन है? कुशाल है। तो कुशाल ने कितना पे किया? 12,000 पे किया। तो यहाँ पे देखो 12,000 दिया है और ये 10 है, तो 10 को करने का इग्नोर, तो कितना लेने का? 12,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12,000, देखो 12,000 लिखा। हाउस 1 में और कोई आइटम नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़ के, याद रखना, ठीक है। हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं आता, सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़ के। तो ये हम लोग ने 12,000 लिख दिया। अब 12,000 लिखने के बाद क्या दिया? रेंट पर मंथ। देखो रेंट पर मंथ दिया है, तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल रेंट लिखते हैं ना, ये देखो एक्चुअल रेंट है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1.5 लाख रुपया पर मंथ है, तो साल का कितना होगा? तो 1.5 लाख इंटू 12 कर लो, तो कितना आता है? तो एक्चुअल रेंट आपको यहाँ पे मिला होगा, रेंट रिसीव्ड कितना आएगा? 15 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करो, 18 लाख आएगा। चाहिए तो करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो 1.5 लाख इंटू 12, 18 लाख आ गया। फिर देखो पूरे फॉर्मेट हम लोग ने ख़त्म कर दिया। तो याद रखना एग्ज़ाम में भी जब ऐसा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग जंप नहीं करने का कि पहले ये कर लेते फिर ये कर लेते, नहीं। क्या करने का? पहला ये है, अगर ये फॉर्मेट में आता है तो कहाँ आता है? लिख दो। फिर ये दूसरा फॉर्मेट में आता है तो कहाँ आता है? लिख दो। ये कहाँ आता है? लिख दो। ये कहाँ आता है? लिख दो। ये कहाँ आता है? लिख दो। यहाँ ये कहाँ आता है? लिख दो। फिर ये, तो इस तरीके से गलती नहीं होगा। अब ये वाला टेनेंट वाला नहीं आता तो इग्नोर करने का, ऐसे बहुत सारे आइटम आएंगे, तो इस फॉर्मेट के अंदर जो है वही लेने का, इसके अलावा कुछ नहीं लेने का। आ रही है बात समझ में? तो ये याद रखना। तो देखो अब हम लोग का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ हम लोग को अदर इन्फॉर्मेशन देखना होगा। तो इसलिए अब क्या करेंगे? अब इसको टोटल कर लेंगे। तो टोटल कैसे करेंगे? तो ये वाला यहाँ तक तो RLV तक तो हो गया था, फिर एक्चुअल रेंट आया। एक्चुअल रेंट में क्या? अनरियलाइज रेंट है, तो अनरियलाइज रेंट तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं था फॉर्मेट में, तो आपका एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा? 1,80,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 18 लाख हो जाएगा, तो 18 लाख ये हो गया, बराबर है। और ये 12 लाख। अब क्या है? पॉइंट नंबर 5 और ये पॉइंट नंबर 6 है। तो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, गांव चले जाएंगे, हायर ऑफ 5 और 6। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 12 की 18, तो 18 लाख बड़ा है। तो GAV आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 18 लाख आ जाएगा। देखो आ गया। फिर उसके अंदर से म्युनिसिपल टैक्स है, तो देखो लिखा है ऑलरेडी 12,000, तो माइनस कर दो, तो गांव में नाव में बैठ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 18 लाख में से 12,000 माइनस करो, 17,88,000 होगा। फिर यहाँ पे क्या दिया है? डिडक्शन माइनस करेंगे 24 में, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। तो इसका तो कुछ भी नहीं है, SOP का तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन इसका तो निकाल सकते हैं ना। तो 17,88,000 ये नाम है, NAV आया, NAV का कितना परसेंट निकालना है? 30% निकालना है। तो 17,88,000 का 30% निकालो, तो कितना आएगा? 5,36,400, ठीक है। और फिर ये वाला तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग ने दिया था। अब ये अमाउंट में से 17,88,000 में से ये माइनस करो, तो ये दोनों माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा? तो 17,88,000 मैं चाहिए तो यहाँ पे शो कर देता हूँ, 17,88,000 माइनस 5,36,400 माइनस 3,50,000, देखो आया 9,01,600। और ये देखो ये यहाँ पे क्यों ऐसा माइनस में आया? ठीक है, यहाँ पे हाउस 1 में कोई भी आइटम नहीं था, लेकिन ये 2 लाख तो माइनस करना है ना, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब ये वाले आइटम तो है ही नहीं, तो इनको सबको 0 डाल देने का। तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी? ये 2 लाख माइनस का और ये 9 लाख
कितना है 9,01,600। तो एक्चुअल में आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी ना वो कितनी होगी पता है 7,01,600। कैसे, एक हाउस से आपको माइनस में 2 लाख, एक हाउस से आपको प्लस में 9 लाख। तो गवर्नमेंट अलग अलग हाउस का नहीं देखता, वो टोटल बताता कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है बताओ। तो आपको इनकम फ्रॉम एक्चुअल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा 7,01,600। समझ में आया? ये आपका हेडिंग नंबर 1 हो गया, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट आपको 10 मार्क इस दर से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब आपका कितना था, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब अदर सोर्स। तो सेकंड जो पार्ट आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहले आइटम लिख देने का, उसके बाद अमाउंट डिसाइड करने का। पहला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक है, लिख दो। तो देखो पहले लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, लिख दो। पहले डिसाइड नहीं करने का टैक्सेबल है कि नहीं, लिख देने का, क्योंकि मार्क्स इसी के ऊपर है। फिर दिया है डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड, तो डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड लिख दिया, ठीक है। फिर कंप्यूटर स्टेज खत्म हो गया। अब डिसाइड करो। तो पहला क्या है, इंटरेस्ट। मैंने आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि हर एक आइटम जो भी आएगा उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंटरेस्ट आपको मिला वो सब टैक्सेबल होता है। 2 इंटरेस्ट को छोड़ के टीवाई लेवल पे बता रहा हूँ। एक पीपीएफ होता है, एक पोस्ट ऑफिस सेविंग होता है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो ये भी इंटरेस्ट है, टैक्सेबल हो जाएगा। तो अमाउंट लिख देंगे पूरा 25,000। लेकिन इसमें देखो सेविंग बैंक दिया है, सेविंग बैंक है ना, तो ये 80 टीटीए में भी माइनस होगा। तो ये 80 टीटीए में जाएगा, तो वो हम लोग देखेंगे कैसा। दूसरा देखो विनिंग, विनिंग मैंने बताया था, कोई भी सोरठ खेलो, केबीसी खेलो, कार्ड गेम खेलो, हॉर्स रेसिंग, कोई भी विनिंग लो, सब का सब टैक्सेबल होगा। लेकिन याद रखना उसमें कोई भी चीज़ माइनस नहीं कर सकते आप, ना ही एक्सपेंस माइनस कर सकते, ना ही टीडीएस, ठीक है। तो 1,20,000 आपको नेट मिला, उसमें से टीडीएस 50,000 माइनस किया था, तो टोटल मिला के कितना मिला आपको 170। तो 170 पे टैक्स आएगा। तो टीडीएस का बाद में एडजस्टमेंट मिलेगा आपको कि जितना टैक्स भरा है वो आपके टैक्स में से माइनस होगा। लेकिन अभी ये तो बताओ कि एक्चुअल में इनकम कितना हुआ। तो इनकम 170 हुआ, तो पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। फिर डिविडेंड आता है। डिविडेंड मतलब कंपनी ने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया, कोई भी डिविडेंड। प्रीवियसली 2 साल पहले क्या था कि डिविडेंड नॉट टैक्सेबल था। अब डिविडेंड कहीं से भी मिले, अब डिविडेंड कहीं से भी मिले आपका टैक्सेबल ही होगा। तो ये 5,000। लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं टीडीएस काटा, तो टीडीएस ऐड करके लिखने का। याद रखना है इनकम टैक्स के अंदर कोई भी चीज़ माइनस करके मत लिखना। मतलब टीडीएस अगर माइनस हुआ है तो उसको ऐड करके लिखने का। नेट पे नहीं लिखते हैं, ग्रॉस पे लिखते हैं। तो ये 5,000 हो गया। बस अब इसको टोटल कर लेने का। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों का टोटल आ जाएगा आपका 2 लाख। देखो 25,000, 1,70,000 और 5 कितना हो गया 2 लाख। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आपको 2 लाख मिल रहा है और हाउस प्रॉपर्टी से 7,01,600। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई 9,01,600 हो गई। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम होगा। अब देखो याद रखना ग्रॉस होता है तो इसमें से कुछ माइनस होता है। और क्या चीज़ माइनस होती है, तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। और कितने हैं वो 80C,